रहोगे तुम लोग? नहीं 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 कर रहा, नहीं कर रहा, मना कर दिया ना मैंने। अब उस चलो ठीक है। क्या क्लास में? उस क्लास की छुट्टी कर देता हूँ मैं, बीच में क्लास से होती है तो। एक मिनट एक मिनट, पहले तो ये क्लियर कर लो, जब बीच में क्लास होगी ना, अगर उस क्लास के बाद एक और क्लास हो तो मैं चाहूं तो भी छुट्टी नहीं कर सकता किसी की। तो मैं ना चुपचाप से पढ़ो, रहने दो अभी। अच्छा मैं भी बैठ जाऊं और तुम भी बैठ जाओ। स्कूल में ऐसा करते हैं? पढ़ाते नहीं स्कूल में? क्या करते हैं स्कूल में? और वेट करेंगे यार कब टाइम हो जाए। टीचर बोलेंगे पेंडिंग हो। और टीचर क्या करते हैं फिर? टीचर पढ़ते हैं। सरकारी स्कूल में थे क्या? बताओ कहां तक हो गया? अभी ये चल रहा है क्या? हाँ ठीक है, तो चलो क्वेश्चन लिखें अब, फटाफट से एक क्वेश्चन लिख दें। तो क्या कहना चाह रहे हो? हाँ वो तो छोड़ दिया। चले तो क्वेश्चन लिखे आप लोग। अब ये उनके पर्सनल रीजन से यार, वो जाने ना, तुम्हें क्या लेने देना। क्वेश्चन लिखे, इफ द एनर्जी रिलीज, if the energy release in fission of one nucleus, energy release in the fission of one nucleus of uranium 235, energy release in the fission of one nucleus of uranium 235 is 200 mega electron volt. 200 mega electron volt. वापस बोले, एनर्जी रिलीज in fission of one nucleus of uranium 235 is 200 mega electron volt. 200 mega electron volt. Then find, दो बातें फाइंड करेंगे, दो बातें फाइंड करेंगे। फर्स्ट आप लिखेंगे इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिक्वायर्ड पर सेकेंड, number of nuclei required per second, number of nuclei required per second to produce 1 watt power, number of nuclei required per second to produce 1 watt power। किसका ब्रेक चल रहा है अभी? क्या हुआ? अभी उनकी क्लास 1 घंटे 15 मिनट की है, तुम्हारी 1 घंटे की है। टाइमिंग शॉर्ट तुम्हारा भी हुआ, उनको भी हुआ है। तुम्हारे एक क्लास 1 घंटे की रखी है, उनकी एक क्लास 1 घंटे 15 मिनट की रखी है, तो 1 घंटे 15 मिनट की ले लेता हूं मैं भी। तो फिर लिखा लिखा आप लोग लिखो। तुम जितना टाइम खराब करोगे ना 1 घंटे में, जो ऐड हो रहा है वो याद रखना इस बात को। कर लो टाइम खराब, 1 घंटे में ऐड करता जाऊंगा मैं उसको। सिलेबस क्या है? जहां तक पढ़ा दूंगा वहां तक, जहां तक नहीं। ये तो बिल्कुल मैंने फिक्स कर दिया है। देखो ये तो मैंने अब फिक्स कर दिया है कि आखिरी क्लास, मतलब मैं कभी बताऊंगा नहीं सिलेबस कहां तक दिया है मैंने, इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि तुम क्या करते हो, मैंने
कुछ टेस्ट में ऑब्जर्व किया कि जितना टेस्ट में देता हूं तो वहीं तक का पढ़ते हो, बाकी का छोड़ देते हो। मैं नहीं, सारे बच्चों की नहीं कह रहा हूं मैं, कुछ बच्चे मैंने देखे जो जितना टेस्ट मारा वो पढ़ते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। तो तैयारी आप टेस्ट की कर रहे हो कि नीट के लिए कर रहे हो? टेस्ट में नहीं आ रहा लेकिन नीट में टेस्ट में नहीं आ रहा लेकिन नीट में तो आ रहा है ना, तो नीट के हिसाब से तो पूरा ही पढ़ना है आपको, ठीक है। अब आप कॉमन सेंस अपना ये दिमाग लगा सकते हो कि कल तक की जो क्लास है वो सारे फेज में इक्वल हुई है, मतलब जितना सारे फेज मतलब सारे बेस मेरे इक्वल थे कल तक के। आज तुम्हारे बेस में 2 बेस में क्लास और 2 बेस में नहीं है, और पेपर सबके लिए सेम है। तो क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग। अब इसका मतलब क्या निकाल सकते हो तुम लोग अपने हिसाब से देख लो। If energy release in fission of one nucleus of uranium 235 is 200 mega electron volt, then find। फर्स्ट इसमें लिखे हैं number of nuclei required per second, number of nuclei required per second to produce 1 watt power, to produce 1 watt power। सेकंड लिखें mass of uranium required per second, mass of uranium required per second to produce 1 watt power, mass of uranium required per second to produce 1 watt power। पेन नीचे रख दो और बोर्ड पे देखो। पहले तो ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड वहां कर लो आप लोग, है ना। इस क्वेश्चन का जो रिजल्ट है ना वो अगर आप डायरेक्ट याद रखेंगे तो आप अपने कैलकुलेशन में टाइम बचा पाएंगे, ठीक है ना। इधर देखो, जो दूसरे क्वेश्चन है ना, ये जानवी कर रही है ना, कुछ कहना चाहती है? घर जाना है, फिर क्या है, पढ़ना है क्या? तो देखो, ये जो क्वेश्चन है स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। पहले तो इसका जो आंसर है वो डायरेक्ट अपने को याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है पहले मैं समझा देता हूं आपको। देखो, क्वेश्चन आपका ये है कि आपको यूरेनियम के फिजन से 1 वाट पावर प्रोड्यूस करनी है। यूरेनियम के फिजन से क्या करनी है? 1 वाट पावर प्रोड्यूस करनी है। दोनों ही क्वेश्चन में पावर कितनी दी है मैंने? 1 वाट। तो एक बार तो आपको बताना है कि 1 वाट पावर प्रोड्यूस करने के लिए पर सेकंड कितने एटम्स का फिजन करना है। दूसरा ये बताना है 1 वाट पावर प्रोड्यूस करने के लिए पर सेकंड कितने मास का फिजन करना है। दोनों बार पावर 1 वाट है। एक बार तो 1 वाट के लिए कितने एटम्स का फिजन करना है बताना है, एक बार 1 वाट के लिए कितने मास का फिजन करना है बताना है। तो एक आंसर मास के टर्म में, एक आंसर एटम के टर्म में जाएगा। बोलो क्लियर है? तो देखो बेटा, इसको किस तरह से सोल्व करेंगे। तो चलो ये मान लेते हैं कि हम टी टाइम में n एटम्स का फिजन कर रहे हैं। सपोज टी टाइम में कितने एटम्स का? n एटम्स का फिजन मान लीजिए यहां पर कर रहे हैं। तो लेट n फिजन्स इन टी टाइम, ऐसा अपन मान लेते हैं, n फिजन्स इन टी टाइम। तो टी टाइम में n एटम्स का फिजन आप करवा रहे हैं, ऐसा मान लेते हैं। तो ठीक है, अगर टी टाइम में अगर n एटम्स का फिजन आप करवा रहे हैं तो बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं कि रिलीज एनर्जी बोलो कितनी होगी? बोलो रिलीज एनर्जी बोलो कितनी होगी? n इंटू 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एनर्जी रिलीज। यार वो पूरा लिखने वाला है साथ में मेरे को। तो बताइए, अगर टी टाइम में अगर n एटम्स का फिजन, आपको देख के मैं भी आलसी हो गया हूं। आप लोगों का लिखने का मन नहीं करता, पढ़ने का मन नहीं करता, मेरा लिखने का मन नहीं करता। तो बताइए, अगर टी टाइम में n एटम्स, सुबह सुबह नहीं, पढ़ाने का मेरा मन करता है, लिखने का मन नहीं करता, मैं बोल रहा हूं। तो चुप हो जाओ। अच्छा, आप क्या कर रहे हो कि टी टाइम में n एटम्स का फिजन कर रहे हो ना, तो n एटम के फिजन की रिलीज एनर्जी अपन देखने जा रहे हैं। तो देखो, n एटम के फिजन से कितनी एनर्जी रिलीज होगी? n इंटू 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, ये दे रखा है क्वेश्चन ने कि एक एटम के फिजन से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज हो रही है। क्लियर है बात? अच्छा, अब आप देखो, पावर का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? बहुत बढ़िया, पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम। बोलो, ये पावर का फॉर्मूला होता है ना। अच्छा, तुम्हें पावर कितना प्रोड्यूस करना है? 1 वाट पावर प्रोड्यूस करना है। अच्छा, एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है? n इंटू 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज हो रही है, और कितने टाइम में? टी टाइम में। बोलो हो गया ना। अच्छा देखो, ये n बाई टी जो होगा, n बाई टी को मैं बोल रहा हूँ स्मॉल n,
n था नंबर ऑफ फिजन्स और t क्या है टाइम, तो n/t को मैं बोल दूंगा नंबर ऑफ फिजन्स पर यूनिट टाइम, और टाइम को अपन सेकंड में लेते हैं, तो इस n/t को मैं बोल सकता हूँ नंबर ऑफ फिजन्स पर सेकंड। तो ये जो n/t आपके पास होगा, इस n/t को हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ फिजन्स पर सेकंड, नंबर ऑफ फिजन्स पर सेकंड हो गया। और ये स्मॉल n निकालना है मेरे को, ये n/t निकालना है। तो बता बेटा n/t को जब मैं यहां से कैलकुलेट करूंगा तो बोलो कितना आएगा, ये 1 वाट अपॉन में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये n/t का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है, फाइनल आंसर नहीं है। पहचानो क्या गड़बड़ है इसमें, यूनिट्स का गड़बड़ है। आपने पावर किस में रखी है, वाट में, पावर ऐसा यूनिट में आ गई ना, तो आपकी जिम्मेदारी बन गई कि एनर्जी को जूल में रखना है। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पावर के, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी की ऐसा यूनिट नहीं, पावर को तो आपने ऐसा यूनिट में रख दिया। और मैंने आपको हमेशा बता रखा है कि कैलकुलेशन करने के दौरान सारी वैल्यूज सेम सिस्टम में रखनी पड़ेगी। पावर अगर ऐसा यूनिट में रख दिया आपने, तो फिर ये एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं चलेगी, जूल में चलेगी। तो एनर्जी को जूल में बदल लो और फिर कैलकुलेशन करने से जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है बात? तो देखो ये तो ऊपर तो आ गया 1 वाट, पावर तो वाट में चल रही। अच्छा एनर्जी को मैं जूल में बदलना जा रहा हूं, तो 200 मेगा के लिए 10 की पावर 6, और इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए 1.6 10 की पावर -19 से मल्टीप्लाई। जब आप इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करने पर आपके पास आंसर आता है 3.125 इंटू 10 की पावर 10 फिजन्स पर सेकेंड। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। देखो इसका मतलब रिजल्ट क्या बता रहा है आपको बताओ। 1 वाट पावर अगर प्रोड्यूस करनी है तो आपको इतने फिजन्स हर सेकंड करने पड़ेंगे, आपको हर सेकंड इतने फिजन्स करने पड़ेंगे, इतनी यूरेनियम आपको हर सेकंड ब्रेक करने पड़ेंगे, तब जाकर कंटिन्यूसली 1 वाट पावर का प्रोडक्शन होगा। बोलो क्लियर है बात? अच्छा दूसरा सवाल है कि मुझे नंबर ऑफ एटम्स नहीं चाहिए, मुझे मास चाहिए एटम्स का। एटम्स का क्या चाहिए? मास। नंबर ऑफ एटम्स मेरे पास आ चुके हैं, एटम का मास अपने को निकालना है। तो क्या नंबर ऑफ एटम और मास में कोई रिलेशन होता है? बोलो, मोल कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा है, N इज इक्वल्स टू m/mw इंटू Na, यही तो होता है ना। अच्छा देखो ये जो मेरे पास में n/t था, n/t की वैल्यू क्या निकाली अभी आपने? 3.125 इंटू 10 की पावर 10। इस n की जगह ये वैल्यू रख दो ऊपर से। ये वैल्यू जब रखोगे तो m/mw इंटू Na अपॉन में t इज इक्वल्स टू 3.125 इंटू 10 की पावर 10। ये m/t निकालना है मुझे, मास पर सेकंड निकालना है, मतलब कितना मास पर सेकंड चाहिए निकालना है अपने को। तो m/t को एक तरफ रखो, बाकी सबका ट्रांसफर उधर कर दो। तो 3.125 इंटू 10 की पावर 10 मल्टीप्लाई बाई mw अपॉन में Na। अच्छा Na की वैल्यू तो आप जानते ही हो, बोलो Na की वैल्यू कितनी होती है? Na की वैल्यू होती है 6 इंटू 10 की पावर 23, और ये मोलिकुलर वेट है mw। और याद होगा ना मोलिकुलर वेट ग्राम में लिखते हैं। यूरेनियम का मोलिकुलर वेट कितना, एटॉमिक वेट कितना? 235 किलो। एमयू तो एक यूरेनियम का वेट है, मोलिकुलर वेट की बात हो रही है 235 ग्राम। इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है? 235 ग्राम। मोलिकुलर वेट नहीं जानते क्या? वो जो तुम 235 एमयू बोल रहे हो ना, वो मोलिकुलर वेट नहीं है, एक एटम का वेट है। अपने को 1 मोल का वेट चाहिए, तो 1 मोल का वेट कितना जाएगा? 235 ग्राम। ये 1 मोल का वेट आ गया। बोलो क्लियर है? तो जब आप इसको सोल्व करते हो ना, इस m/t की वैल्यू निकालते हो, तो ये आता है 1.2 इंटू 10 की पावर -11 ग्राम पर सेकेंड। अब देखो ये रिजल्ट क्या बोलना चाह रहे थे, ध्यान से समझ लो। ये दोनों रिजल्ट्स आपको याद रखने, पहली बात तो। अच्छा देखो इन दोनों रिजल्ट्स को मैंने 1 वाट के लिए निकाल के दिया। मतलब अगर मुझे 1 वाट पावर अगर प्रोड्यूस करनी है यूरेनियम के फिजन से, तो 1 वाट प्रोड्यूस करने के लिए 1 सेकंड में इतना मास का फिजन करना पड़ेगा। अगर मैं इतने यूरेनियम का फिजन अगर 1 सेकंड में करूंगा, इतने मास का फिजन अगर 1 सेकंड में कर दूंगा तो 1 वाट पावर बनेगी। या इतने एटम्स का फिजन अगर 1 सेकंड में करूंगा तो भी 1 वाट पावर बनेगी। ऐसे समझो ये रिजल्ट एटम्स की टर्म में है और ये रिजल्ट मास की टर्म में। ये रिजल्ट किसकी टर्म में? नंबर ऑफ एटम की टर्म में। और ये रिजल्ट किसके टर्म में? मास की टर्म में। तो कितना मास यूरेनियम का चाहिए अगर ये पूछा है तो ये रिजल्ट काम में लो, और कितने एटम्स का फिजन आपको करना है 1 सेकंड में, तो ये रिजल्ट काम में लो। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा इंपोर्टेंट चीज, ये दोनों रिजल्ट 1 वाट के लिए दिए मैंने। किसके लिए दिए? अब जैसे सुनो 1 वाट के लिए अपन ने एक रेफरेंस तैयार कर लिया। अब जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन बोलता है कि 100 वाट पावर प्रोड्यूस करने के लिए कितने मास का फिजन पर सेकंड करना है, तो 1 वाट के लिए इतना मास फिजन करना है, तो 100 वाट के लिए इंटू 100, 10 किलो वाट के लिए इंटू 10 की पावर 3,
10 मेगावाट के लिए कितना मास फिजन करना है? ये 1 वाट के लिए हो गया, और 10 मेगावाट के लिए चाहिए तो इंटू 10 की पावर 6, मेगा को 10 की पावर 6 लिखना मत भूलना। बोलो मामला क्लियर है? अच्छा, ये तो मैंने मास के टर्म में दे दिया, और अगर एटम्स की बात करो तो ये काम में ले लो, और मास के लिए बात करें तो ये वाला काम में ले लो। क्या मामला क्लियर है? लेकिन एक लिमिटेशन है दोनों रिजल्ट्स की। लिमिटेशन ये दोनों रिजल्ट तब वैलिड होंगे जब एक एटम के फिजन से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो रही हो। यहां पर जो मैंने कैलकुलेशन करी है वो एक एटम के फिजन में कितनी एनर्जी ली है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो रही है। ये लेकर मैंने ये दोनों रिजल्ट्स निकाल के दिए। 95% क्वेश्चन में वो यही मान के सोल्व करता है कि एक फिजन में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज हो रही है। लेकिन अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन अगर ये बोल दे कि एक एटम के फिजन से 250 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज हो रही है, तब ये काम नहीं करेंगे रिजल्ट्स। ये रिजल्ट्स कब के लिए बताओ आप? जब एक फिजन में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज हो रही है ना, तब के लिए काम में। एक एटम के फिजन से अगर 250 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज हो रही है तो फिर ये रिजल्ट्स काम के नहीं है। फिर जैसे भी ये निकाल के दिया ना वैसे निकालना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रही है? क्लियर? कोई डाउट किसी को? लिख दो तो। लिख दिया आप लोगों ने? लिख दिया आप लोगों ने? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन लिखेंगे। लिखो अगला क्वेश्चन, लिखो फटाफट। पढ़ने का मन नहीं हो रहा ना तेरा? क्या क्या मन कर रहा है? ऐसा मन कर रहा है तो फिर टीचर सेलिब्रेशन के कहां से आएगी दिमाग में? उससे उससे मोटिवेशन आएगा टीचर सेलिब्रेशन से। तुम लिखो यार पहले इसको। अगला क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ उसका आंसर निकाल के दे पहले, और आंसर निकाल देगी तो पक्का सेलिब्रेट करूंगा। हाँ, कंडीशन एक ही है, किसी की हेल्प नहीं होनी चाहिए आसपास में से, और ना मोबाइल का यूज होना चाहिए। हाँ ठीक है। क्वेश्चन लिखे आप लोग। और कोई हेल्प नहीं करेगा भाई उसकी, पहले बोल देता हूं मैं। क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखो। मैं तुमसे 5 मिनट बाद भी पूछूंगा ना। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, अब लिखो। तो भी तुम ये बोलोगे सर अभी तो रोको। अच्छा, मेरे को तो बस एक बात बता दो आप लोग, मैं टाइम ज्यादा दूं या कम दूं, अल्टीमेटली नोट्स लिखे जाते हैं ना? अल्टीमेटली नोट्स लिखे जाते हैं। कम टाइम देता हूं तो भी नोट्स पूरे लिखे जाते हैं आप लोगों के। तो मैं टाइम ज्यादा क्यों दूं? बाद में तो लिखे लेता हूं ना, खाली ही रहते हैं नोट्स। क्वेश्चन लिखे फटाफट से। लिखें। कैलकुलेट कैलकुलेट मास ऑफ यूरेनियम रिक्वायर्ड पर डे। कैलकुलेट मास ऑफ यूरेनियम रिक्वायर्ड पर डे, एक दिन में, पर डे। कैलकुलेट मास ऑफ यूरेनियम रिक्वायर्ड पर डे टू प्रोड्यूस 10 megawatt power. Calculate mass of uranium required per day to produce 10 megawatt power. अब देखो एक चीज इसमें देखने वाली है कि मैंने अब इसमें यह भी नहीं बोला कि एक फिजन से 200 एनर्जी निकल रही है कि 250 निकल रही। तो यूरेनियम के लिए स्टैंडर्ड है 200 मान के सोल्व करें आप, और 200 मान के सोल्व करें मतलब रिजल्ट काम में ले सकते हो आप। मोबाइल चलाते हुए दिखे तो वापस नहीं मिलेगा, याद रखना। हाँ अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। आज टाइम लिमिट है 1 मिनट की। तो
हाँ, कितने बच्चों का आंसर गलती से पीछे, ये साला माइक भी आज ही खराब होना था। हाँ, कितने बच्चों का आंसर आ गया? कितना? ये किसमें आया? पर डे पूछा है मैंने। हाँ, कुछ कह रहे थे आंसर क्या वापस? और किस किस का आंसर आया? 10.368 ग्राम, ये सही है। 10.36 ग्राम आंसर है इसका, है ना? चले, अब इधर देखें आप लोग। सबसे पहले आप इधर देखें, पेन को नीचे रख दे एक बार के लिए, बोर्ड पे देखें। अच्छा, सबसे पहले तो बताओ 1 वाट पावर की बात हो रही है ना? इधर देखो, इधर देखो सब लोग। अच्छा बोलो, 1 वाट के लिए रिजल्ट क्या होता है? 1 वाट के लिए बोलो M/T का रिजल्ट क्या होता है, बताओ आप। 1 M/T का रिजल्ट होता है 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 11 ग्राम पर सेकेंड। ये 1 वाट का रिजल्ट होता है। अगर आपको 1 वाट पावर अगर प्रोड्यूस करनी है तो इतने मास का फिजन आपको पर सेकंड करना पड़ेगा। इतने मास का फिजन आपको पर सेकंड करना पड़ेगा 1 वाट प्रोड्यूस करने के लिए। अच्छा बताओ, कितने वाट प्रोड्यूस करने की बात हो रही है? कितना वाट प्रोड्यूस करवाना है? तो 10 मेगा से मल्टीप्लाई कर दो इसको। तो बोलो 10 मेगावाट प्रोड्यूस करने के लिए बोलो कितना होगा? 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 11 इंटू 10 इंटू 10 की पावर 6 ग्राम पर सेकेंड। तो ये आपके पास आ जाएगा 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 ग्राम पर सेकेंड। क्या रिजल्ट समझ में आ गया? कितने बच्चों को समझ में आ गया बताओ आप? अच्छा, अब सुनना ध्यान से। अब ये रिजल्ट 10 मेगावाट के लिए पर सेकंड कितना फिजन करना है आ गया। अच्छा, पर सेकंड कितने मास का फिजन करना है 10 मेगावाट के लिए? तो 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 ग्राम का फिजन पर सेकंड करना है। अच्छा, इसने बोला कि 1 डे में कितना फिजन करना पड़ेगा, तो यहां पर टी की जगह क्या रख दो? 1 डे। अच्छा, 1 डे को लेकिन सेकंड में रखना पड़ेगा आपको। बोलो 24 आवर इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। और ये वैसे तो स्टैंडर्ड होता है, आपको याद होना चाहिए। ये याद होना चाहिए आपको, कई बार काम आता है रिजल्ट। 1 डे इक्वल टू 86400 सेकेंड्स, डायरेक्ट याद होना चाहिए आपको, ठीक है ना? तो देखो, अच्छा अब टी को क्या रख देंगे आप? 1 डे। तो इस टी को ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, तो मास रिक्वायर्ड इन 1 डे आ जाएगा। बोलो आ जाएगा ना? तो मास रिक्वायर्ड इन 1 डे अगर आपको चाहिए, मास रिक्वायर्ड इन 1 डे अगर आपको चाहिए, तो बोलो क्या करोगे? ये आ जाएगा 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 4। मल्टीप्लाई किससे करोगे बेटा इसको? 86400 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आएगा 10.36 ग्राम। ये रिजल्ट आ गया। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो, आपको है क्या कोई डाउट किसी को? पक्का? बहुत बढ़िया। अपने अगली क्लास में चैप्टर पूरा हो जाएगा। न्यूक्लियर फिजिक्स, सॉरी न्यूक्लियर फिजिक्स नहीं, पूरी मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी अगली क्लास में, है ना? उसके बाद फिर 12th का लास्ट चैप्टर चालू हो जाएगा आपके, सेमीकंडक्टर। छोटा सा टॉपिक है, वो दिवाली के पहले खत्म हो जाएगा। मतलब दिवाली वेकेशन आएंगे ना, उसके पहले खत्म हो जाएगा वो। चलिए, तो बोर्ड पे देखें आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में। अच्छा चलो एक बात बताओ, अभी तक अपन क्या डिस्कशन कर रहे थे? फ्यूजन को। फ्यूजन में क्या समझाया था बताओ पहले? न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है पहले तो बताओ। अच्छा, इसमें ब्रेक करते हैं किसको? लाइट न्यूक्लियस को ब्रेक करते हैं।
इंटरमीडिएट को ब्रेक करते हैं या हैवी को? अच्छा, हैवी न्यूक्लियस को ब्रेक करते हैं, और हैवी न्यूक्लियस को ब्रेक करके अगर इंटरमीडिएट न्यूक्लियस अगर मिल रहे हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, और स्टेबिलिटी बढ़ती है तो एनर्जी रिलीज होती है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। चलो अब अपन पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। बताओ क्या होता है इसके अंदर? न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर क्या करते हैं कि जो लाइट न्यूक्लियाई हैं वो आपस में जुड़ते हैं। न्यूक्लियस के जुड़ने को बोलते हैं फ्यूज होना। न्यूक्लियस का आपस में फ्यूज होना मतलब न्यूक्लियस का जुड़ना, जुड़ना का मतलब होता है फ्यूज होना। तो लाइट न्यूक्लियाई का आपस में जुड़ना न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाता है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन की अगर मैं डेफिनेशन बोलना चाहूं तो इस तरह से बोल सकते हैं, व्हेन टू और मोर लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर, टू और मोर लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म मोर स्टेबल न्यूक्लियस, टू फॉर्म मोर स्टेबल न्यूक्लियस। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर फ्यूजन बोलेंगे। जैसे मान लीजिए सपोज करें कि कोई एक न्यूक्लियस है ए और एक फ्यूजन है बी, और ये दोनों जुड़कर बन गए सी। अच्छा, ये लाइट न्यूक्लियस है। कौन से न्यूक्लियस है ये? फ्यूजन हमेशा लाइट न्यूक्लियस का ही हो सकता है, हेवी न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं होता। ठीक है ना? देखो ये ए और बी दो लाइट न्यूक्लियस है, और इनके फ्यूज होने से क्या बन गया? सी। और अगर सी इनके फ्यूज होने से बना है तो आप मुझे एक बात बता दो कि इस सी की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी या कम होगी? और एक बात बताओ, अगर स्टेबिलिटी बढ़ रही है यहाँ पर ए और बी के फ्यूज होने से अगर सी बन रहा है, और सी की स्टेबिलिटी अगर ए और बी दोनों से ज्यादा है, तो आप ही बताइए कि एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होगी ना? और न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी रिलीज क्यों होती है? मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो बताइए प्रोडक्ट का मास ज्यादा मिलेगा कि रिएक्टेंट्स का? प्रोडक्ट का ज्यादा मिलेगा कि रिएक्टेंट का ज्यादा मिलेगा? या कह लीजिए कि प्रोडक्ट का मास रिएक्टेंट से कम मिलेगा। तो रिएक्टेंट का मास किससे कम मिलेगा? प्रोडक्ट से। उल्टा बोल गया मैं। प्रोडक्ट का मास रिएक्टेंट से कम मिलेगा, और जो दोनों के बीच में जो मास डिफरेंस होगा उसको क्या बोलेंगे? मास डिफरेंस। और जो डिफरेंस आ रहा है मास का वो किस में बदला है? एनर्जी में। बोलो पक्का? चलो देखो, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि सपोज इस न्यूक्लियस ए का मास m1 है, न्यूक्लियस बी का मास m2 है, और न्यूक्लियस सी का मास मान लो m3 है ना, तो इसमें प्रोडक्ट तो कौन हुआ? सी। रिएक्टेंट्स कौन हुए? ए और बी, है ना। प्रोडक्ट का मास क्या हो गया? m3। प्रोडक्ट का मास क्या हो गया? रिएक्टेंट्स का मास क्या हो गया? m1 प्लस m2। बताओ क्या रिलेशन होगा? क्या दोनों बराबर होंगे? अच्छा, प्रोडक्ट का ज्यादा होगा रिएक्टेंट से? रिएक्टेंट का ज्यादा होगा प्रोडक्ट से, तो क्या ये रिलेशन होगा ना? तो रिएक्टेंट का मास क्या होगा? प्रोडक्ट से ज्यादा। अच्छा, अगर बाइंडिंग एनर्जी के टर्म में बात करें तो भी बता सकते हो? अच्छा बताइए, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो प्रोडक्ट्स की बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा है। ये पिछली क्लास में समझाया था मैंने। तो बताइए अगर यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में अगर अपन बात करेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स इज मोर देन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। बोलो क्लियर है बात? अच्छा देखो, न्यूक्लियर फ्यूजन के अगर अपन एग्जांपल की बात करें, सन पर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है। सन की जो एनर्जी का सोर्स है ना वो न्यूक्लियर फ्यूजन है। सन पर बहुत सारा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और सन पर 4 हाइड्रोजन के न्यूक्लियस आपस में जुड़ते हैं। 4 हाइड्रोजन के न्यूक्लियस आपस में जुड़ते हैं, और ये हाइड्रोजन के न्यूक्लियस आपस में जुड़कर हीलियम बन जाता है। क्या बन जाता है? और यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है, और जो 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियस के आपस में जुड़ने से जो एनर्जी रिलीज होती है वो 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज होती है। जैसे यूरेनियम के ब्रेक होने से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलती है ना, वो डायरेक्ट याद रखने वाला रिजल्ट है। वैसे सन पर होने वाली जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, सन की एनर्जी का सोर्स क्या है बेटा? न्यूक्लियर फ्यूजन। 4 हाइड्रोजन के न्यूक्लियस आपस में जुड़ रहे हैं, और इनके जुड़ने से क्या बन रहा है? हीलियम। और यहाँ पर न्यूक्लियस के जुड़ने से जो हीलियम बनता है मोर स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू द हाइड्रोजन न्यूक्लियस, और स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एनर्जी रिलीज होगी। तो इन 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियस के जुड़ने से जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो कितनी है? 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी है? तो ये सन पर होने वाली न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है। बोलो मामला क्लियर है? अच्छा देखो, यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे ये तो चलो इलेक्ट्रॉन्स है, ये न्यू जो है वो न्यूट्रिनो के लिए सिंबल है, और गामा गामा फोटोन के लिए सिंबल है। ये न्यूट्रिनो और गामा फोटोन अपने रेडियो एक्टिविटी में आएंगे तब बात करेंगे, ठीक है ना। अभी तो बस रिएक्शन में लिखा है मैंने, बाकी इनका अभी आपको कोई मतलब नहीं निकालना। ये न्यूट्रिनो है, न्यूट्रिनो एक तरह का पार्टिकल है जिसके बारे में अपन रेडियो एक्टिविटी में बात करेंगे। और ये गामा फोटोन है, एक्सरे फोटोन गामा फोटोन होता है ना, विजिबल फोटोन, वैसे गामा फोटोन है, ठीक है ना। इसके बारे में रेडियो एक्टिविटी में बात करेंगे अपन, ठीक है ना। अभी तो बस ये रिएक्शन लिखनी है आपको। अच्छा एक और बात बता दूं, जो हाइड्रोजन बॉम्ब होता है ना वो भी न्यूक्लियर फ्यूजन पर बेस्ड होता है। एटम बॉम्ब किस पर बेस्ड है? न्यूक्लियर फ्यूजन पर। एटम बॉम्ब में तो यूरेनियम के ब्रेक होने से एक्सप्लोजन होता है,
बहुत सारी यूरेनियम के एटम सब एक साथ ब्रेक होंगे तो बहुत सारी एनर्जी निकलेगी और वो एनर्जी एक्सप्लोजन के फॉर्म में निकलेगी। तो एटम बॉम्ब जो है न्यूक्लियर फिजन पर बेस्ड होता है, और जो हाइड्रोजन बॉम्ब होता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? तो हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर क्या होता है कि जो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस है उनको आपस में जोड़ा जाता है, और बहुत सारे हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को जब आप आपस में जोड़ोगे तो बहुत सारी एनर्जी एक साथ निकलेगी और उस एनर्जी की वजह से एक्सप्लोजन होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द न्यूक्लियर फ्यूजन, एटम बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द न्यूक्लियर फिजन। क्लियर है बात? और सन की एनर्जी का सोर्स क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो सन की एनर्जी का सोर्स होता है। तो लिख दो बेटा। एक मिनट, पहले एक लाइन लिख दो इसके पहले। आप न्यूक्लियर फ्यूजन में एक लाइन लिख दो। न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर लिख दो पहले आप, इट इज फ्यूजिंग ऑफ टू और मोर लाइटर न्यूक्लियाई। इट इज फ्यूजिंग ऑफ टू और मोर लाइटर न्यूक्लियाई। इट इज फ्यूजिंग ऑफ टू और मोर लाइटर न्यूक्लियाई to form more stable nucleus. It is fusing of two or more lighter nuclei to form more stable nucleus. ठीक है, और कॉपी कर दो ये। हाँ, तो बी पिन जाता है ना, स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड होगी? ये नोट अभी मत लिखना आप लोग, है ना। अच्छा, अब एक इसके बाद ये लिखना है आपको, कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन। कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन। देखो, न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड होती है मैं आपको बता दूं। दो कंडीशन रिक्वायर्ड होती है। एक तो बहुत हाई टेम्परेचर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए वो भी बताऊंगा अभी आपको। न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए दो कंडीशंस रिक्वायर्ड है। एक तो काफी हाई टेम्परेचर होना चाहिए, मिलियंस ऑफ केल्विन में टेम्परेचर होना चाहिए। हाई टेम्परेचर का मतलब 100, 200, 500 केल्विन की बात नहीं कर रहा, मिलियंस ऑफ केल्विन में टेम्परेचर होना चाहिए। 10 की पावर 7 केल्विन, 10 की पावर 8 केल्विन, इस ऑर्डर का टेम्परेचर चाहिए एक तो फ्यूजन कराने के लिए। और दूसरी बात, बहुत हाई डेंसिटी या बहुत हाई प्रेशर की रिक्वायर्ड होती है। मटेरियल बहुत ज्यादा हाईली डेंस होना चाहिए, हाईली डेंस मटेरियल होना चाहिए या बहुत हाई प्रेशर होना चाहिए, तब जाकर न्यूक्लियर फ्यूजन हो सकता है। नॉर्मल कंडीशन में न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं हो सकता। मैं समझाता हूं क्यों। अच्छा, जैसे अभी ये रिएक्शन लिखे ना आपने, इधर देखो आप, ये रिएक्शन तो लिख दिया आपने सिंपल पे में, लेकिन ये रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है इसको थोड़ा विजुअलाइज करते हैं एक बार, है ना। देखो, यहां पर आप कह रहे हो कि 4 हाइड्रोजन के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो रहे हैं, 4 हाइड्रोजन के न्यूक्लियस आपस में जुड़ रहे हैं। अच्छा, 1H1 न्यूक्लियस की अगर अपन बात करें तो आप सब समझते हैं कि जो 1H1 का न्यूक्लियस होता है ना, ये एक प्रोटॉन ही तो है। 1H1 में एक प्रोटॉन है। तो बेसिकली अगर आप 4 1H1 न्यूक्लियस को जोड़ रहे हो,
4 1s1 न्यूक्लियस को जोड़ रहे हो तो 4 1s1 न्यूक्लियस को आपस में जोड़ने का मतलब है आप 4 प्रोटॉन को जोड़ रहे हो, 4 प्रोटॉन को आप आपस में जोड़ रहे हो। अगर आप बोल रहे हो कि 4 1s1 न्यूक्लियस आपस में जुड़ रहे हैं तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हो कि 4 प्रोटॉन को आपस में जोड़ा जा रहा है। अब आप सोच के देखो, जब आप 2 प्रोटॉन को जोड़ने के लिए पास लाओगे ना तो रिपेल करेंगे। क्यों रिपेल करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है दोनों प्रोटॉन पर। प्रोटॉन के चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो 2 सिमिलर चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल। तो जब आप प्रोटॉन को जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ने के लिए आप प्रोटॉन्स को क्या करेंगे? पास लेकर आएंगे, और जितनी ज्यादा डिस्टेंस कम करते जाएंगे उनके बीच का रिपल्शन उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। डिस्टेंस कम होने से फोर्स बढ़ रहा है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है। तो आप उनको जोड़ने के लिए पास ला रहे हो, और जितना ज्यादा पास ला रहे हो उनके बीच में रिपल्शन क्या हो रहा है? उतना ही बढ़ता जा रहा है। मतलब इसका मतलब 2 प्रोटॉन को जोड़ पाना इतना आसान नहीं। 2 प्रोटॉन को जोड़ने के लिए उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उसको ओवरकम करना पड़ेगा आपको। और बताइए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ओवरकम करने की ताकत किसके पास है? एकमात्र फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ओवरकम करके उन न्यूक्लियंस को जोड़ सकते, सॉरी 2 प्रोटॉन्स को जोड़ सकते हैं। आप 2 प्रोटॉन्स को जोड़ने के लिए जब पास लेकर आओगे ना, तो जैसे जैसे उनके बीच में डिस्टेंस कम होती जा रही है तो उनके बीच में रिपल्शन बढ़ता जा रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। डिस्टेंस कम होती जा रही है तो रिपल्शन का फोर्स बढ़ता जा रहा है। तो अब एक बात बताओ, उस रिपल्शन के फोर्स को ओवरकम करना पड़ेगा आपको, तभी जाकर आप उनको जोड़ पाओगे। और उस रिपल्शन के फोर्स को ओवरकम करने की ताकत केवल एकमात्र फोर्स के पास है, न्यूक्लियर फोर्स के पास। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स के भी कुछ लिमिटेशंस। बहुत कम डिस्टेंस पर बहुत कम डिस्टेंस पर जब पार्टिकल्स होते हैं ना तो न्यूक्लियर फोर्स लगता है, वरना नहीं लगता। इसकी रेंज केवल 3-4 फर्मी-मीटर तक होती। मतलब अगर और इसको अच्छे से बोले तो जब 10⁻⁻15 मीटर की डिस्टेंस पे पार्टिकल्स आते हैं ना, 10⁻⁻15 मीटर के डिस्टेंस पे जब पार्टिकल्स आते हैं तब न्यूक्लियर फोर्स इफेक्टिव होता है। उससे ज्यादा डिस्टेंस पर न्यूक्लियर फोर्स का कोई रोल ही नहीं है। यस और नो? तो अगर आपको इन प्रोटॉन्स को जोड़ना है तो बताओ इनके बीच की डिस्टेंस को किस ऑर्डर में लाना पड़ेगा? 10⁻⁻15 मीटर की डिस्टेंस इनके बीच में लानी पड़ेगी, तब जाकर न्यूक्लियर फोर्स की वजह से जुड़ पाएंगे, वरना कभी जुड़ ही नहीं सकते। तो सोचो, 2 पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस बहुत कम करनी पड़ेगी। इसके लिए एक तो चाहिए बहुत हाई डेंसिटी वाला मटेरियल हो। मटेरियल कैसा हो? हाई डेंसिटी वाला मटेरियल हो। तो मैं आपको बता दूं, सन पर जो हाइड्रोजन है ना वो प्लाज्मा फॉर्म के अंदर। सन पर हाइड्रोजन किसमें? सॉलिड लिक्विड गैस के अलावा एक और स्टेट होती है प्लाज्मा फॉर्म, सबसे ज्यादा डेंस स्टेट होती है। प्लाज्मा फॉर्म क्या होती है? सबसे ज्यादा डेंस। इसमें हाइड्रोजन के न्यूक्लियस है ना बहुत ज्यादा पास पास रहता है ड्यू टू द ग्रेविटी। ग्रेविटी का जो प्रेशर, आप सोचो ना यार, सन की ग्रेविटी के कारण तो अर्थ चक्कर काट रही है सन के। तो सन पर जो हाइड्रोजन है वो ग्रेविटी की वजह से बहुत ज्यादा डेंस रहता है। अपनी अर्थ पर जो हाइड्रोजन की डेंसिटी है ना उससे बहुत ज्यादा डेंस वहां पर रहता है सन पर। तो एक तो उनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, हाई प्रेशर, ग्रेविटी की वजह से जो वो लग रहा है ना प्रेशर, उसकी वजह से एक तो डिस्टेंस बहुत कम होती है। दूसरी बात, सन का जो टेम्परेचर है वो मिलियंस ऑफ केल्विन के अंदर भी। सन का टेम्परेचर क्या है? मिलियंस ऑफ केल्विन के अंदर भी है। तो उससे क्या होता है कि टी टेम्परेचर पर किसी पार्टिकल को मिलने वाली काइनेटिक एनर्जी होती है 3/2 kT। यस और नो? तो मिलियंस ऑफ केल्विन में वहां पर टेम्परेचर है तो बहुत ज्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी वहां पर प्रोटॉन्स को मिल जाती है। हाइड्रोजन को बहुत ज्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है, और हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से जब ये एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं तो मूव करने से इनके बीच में डिस्टेंस आ जाती है 10⁻⁻15 मीटर ऑर्डर में। बहुत हाई एनर्जी के साथ एक दूसरे की तरफ आएंगे ना तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या आ जाती है? 10⁻⁻15 मीटर की डिस्टेंस आ जाती है, और न्यूक्लियर फोर्स की वजह से बाइंड हो जाते हैं। तो सन पर हाइड्रोजन के फ्यूज होने के लिए सारी फेवरेबल कंडीशन रिक्वायर्ड है। जो भी हाइड्रोजन को जोड़ने के लिए फेवरेबल कंडीशन चाहिए वो कंडीशन कहाँ एग्जिस्ट करती है? सन पर। तो सन पर हाइड्रोजन का फ्यूजन हो पा रहा है, और हाइड्रोजन के फ्यूजन से जो एनर्जी रिलीज हो पा रही है वहां पर। और जो बाकी के अदर स्टार्स हैं, सन के अलावा अपने और भी तो अदर स्टार्स होते हैं ना, तो दूसरे जो भी स्टार्स हैं, जिस स्टार से भी एनर्जी रिलीज हो रही है उन सभी स्टार्स पर न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से एनर्जी रिलीज हो रही है। क्या हो रहा है? न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से एनर्जी रिलीज हो रही है। तो बताइए, न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए क्या क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है? हाई टेम्परेचर, बिलियंस ऑफ केल्विन में टेम्परेचर चाहिए होता है, और दूसरा हाई प्रेशर या हाई डेंसिटी। जैसे हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर तो क्या करते हैं? बहुत ज्यादा हाई प्रेशर वहां पर क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं वहां पर? हाई प्रेशर क्रिएट करते हैं। तो बहुत हाई प्रेशर उसके अंदर क्रिएट करने की वजह से वो एटम्स बहुत पास पास आ जाते हैं, और हाई टेम्परेचर की वजह से वो आपस में हाई स्पीड के साथ एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं ना, इसलिए वो आपस में जुड़ जाते हैं।
ठीक है ना। तो हाइड्रोजन बॉम्ब भी न्यूक्लियर फ्यूजन पर बेस्ड है, और सन की जो एनर्जी का सोर्स है वो भी क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन। और न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए होती है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर। ये बात क्लियर? कोई डाउट किसी को, कुछ पूछना है? लिखा दूं इसको? तो हेडिंग लिख लिया आपने, कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें फर्स्ट आप लिखेंगे हाई टेम्परेचर। लिखेंगे आप इसमें, हाई टेम्परेचर में लिखेंगे। देखें, एट वेरी हाई टेम्परेचर at very high temperature, nuclei move at very high speeds. At very high temperature, nuclei move at very high speed. At very high speed, which provide them at very high speed, nuclei move at very high speed. Nuclei move at very high speed, which provide them enough kinetic energy, which provide them enough kinetic energy to overcome repulsive electrostatic force between them. To overcome repulsive electrostatic force between them. Repulsive electrostatic force between them. Okay? Second, high pressure or density. High pressure or density. इसमें लिखिएगा, to increase probability of collision between nuclei, to increase probability of collision between nuclei, high pressure or density is required. High pressure or density is required. ठीक है, लाइन चेंज करके लिखो आप लोग। These conditions exist. These conditions exist in the sun. These conditions exist in the sun and in many other stars. These conditions exist in the sun and in many other stars. And source of energy in the sun, source of energy in the sun and other stars, source of energy in the sun and in other stars is nuclear fission. Very good. Source of energy in the sun and in other stars is nuclear. देख लो आपके हिसाब से जो लिखना चाहो लिख दो। न्यूक्लियर फ्यूजन लिखोगे क्या या न्यूक्लियर फिजन लिखोगे? न्यूक्लियर फ्यूजन। चलो इधर देखो, अब आप लोग है ना, अब सुने, सब बात सुने। अच्छा देखो, अपन ने दो एग्जांपल देखे, एक तो हाइड्रोजन का फिजन करना और 4 हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को आपस में फ्यूज करना, ठीक है ना।
अच्छा, जब आप किसी हाइड्रोजन सॉरी जब आप यूरेनियम का ब्रेक करते हो, यूरेनियम का जब आप फिजन करते हैं तो कितनी एनर्जी बनती है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, यूरेनियम में कितने न्यूक्लियन है? 235। तो अगर आप फिजन के पर न्यूक्लियन एनर्जी निकालते हो, फिजन में आप अगर पर न्यूक्लियन एनर्जी अगर निकालते हो तो एनर्जी पर न्यूक्लियन इन फिजन, एक फिजन में कितनी एनर्जी आती है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यूरेनियम में कितने न्यूक्लियन है? 235। तो पर न्यूक्लियन एनर्जी इन फिजन अगर आप निकालेंगे तो ये आती है 0.85 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी पर न्यूक्लियन है। फिजन की एनर्जी क्या है बेटा? ये पर न्यूक्लियन। और वैसे अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर 4 न्यूक्लियन के आपस में जुड़ने से 26.7 निकल रही है। तो देखो इस हाइड्रोजन वाली रिएक्शन के अंदर कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है? 26.7। तो अगर फ्यूजन में पर न्यूक्लियन एनर्जी अगर आप निकालोगे तो 26.7 को किससे डिवाइड कर दो? 4 से। ये लगभग आएगा 6.67। कितना आएगा? तो बताइए, पर न्यूक्लियन फ्यूजन में एनर्जी ज्यादा है या फ्यूजन में? तो पर न्यूक्लियन फ्यूजन की एनर्जी फ्यूजन से ज्यादा है। ये याद रखने वाला पॉइंट है। क्लियर है? लिख दो बेटा। किसी को कोई डाउट इसके अंदर? कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग? क्वेश्चन आएंगे पेपर। चलिए इधर देखें आप। फटाफट लिख दो इसको। हो गया ना? चलो देखो, अब मैंने लिखा है एक न्यूक्लियर रिएक्शन लिखी है मैंने। ये 1s2 को क्या बोलते हो आप? हाँ बता रखा है सब मैंने। ड्यूट्रॉन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ड्यूट्रॉन। अच्छा, यहाँ पर दो 1s2 के ड्यूट्रॉन आपस में जुड़ रहे हैं तो दो ड्यूट्रॉन के फ्यूज होने से 2he3 बन रहा है और एक न्यूट्रॉन बन रहा है। और कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है? 3.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो रही है। ये दो ड्यूट्रॉन के फ्यूज होने से रिलीज एनर्जी कितनी है? 3.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेरा सवाल ये है कि अगर मैं 2 kg ड्यूट्रॉन्स का फ्यूजन अगर करूंगा, कितने केजी? 2 kg ड्यूट्रॉन्स का फ्यूजन करने से कितनी एनर्जी रिलीज होगी? क्वेश्चन लिख लो पहले तो। लिखो कैलकुलेट रिलीज्ड एनर्जी इन फ्यूजन ऑफ, calculate released energy in fusion of 2 kilogram of deuterons. Calculate released energy in fusion of 2 kilogram of deuterons. चलो सोल्व करो। ये रिएक्शन लिख देना इसमें।
अरे देखो, आपको क्या जानकारी है इस क्वेश्चन में? इंफॉर्मेशन ये गिवन है कि 2 ड्यूट्रॉन के फ्यूज होने से एनर्जी मिल रही है 3.2। तो पहले आप सबसे पहले नंबर ऑफ ड्यूट्रॉन्स पता करो। नंबर ऑफ ड्यूट्रॉन्स इन 2 kg पता करो पहले। तो आप क्या निकाल लोगे नंबर ऑफ ड्यूट्रॉन्स इन 2 kg? बताइए कितने बच्चे 2 kg में नंबर ऑफ ड्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं? बताओ फटाफट से। 2 kg में नंबर ऑफ ड्यूट्रॉन्स, वही मॉल कॉन्सेप्ट वाला फॉर्मूला, m/mw इंटू Na, यही होता है ना? अच्छा, Na इसका mw कितना है? 2 ग्राम। तो m किस में लोगे? ग्राम में। तो बोलो 2 kg का मतलब कितना ग्राम हुआ? 2000 ग्राम डिवाइडेड बाई 2 ग्राम इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23। ये कट गया आपके पास 1000 टाइम्स। तो 6 इंटू 10 की पावर 26। इतने ड्यूट्रॉन्स का फ्यूजन करना है आपको। अब बताइए 2 ड्यूट्रॉन की फ्यूजन से कितनी एनर्जी आ रही है? 3.2, है ना? बोलो, फ्यूजन ऑफ 2 ड्यूट्रॉन्स, 2 ड्यूट्रॉन का फ्यूजन कितनी एनर्जी दे रहा है आपको? 3.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे इसमें तो वो लगा लो यूनिटरी मेथड। 2 के फ्यूजन से इतनी एनर्जी आ रही है तो 1 के फ्यूजन से हाफ आ जाएगी। और आपको कितने का फ्यूजन कराना है बताओ आप? बोलो, फ्यूजन ऑफ 6 इंटू 10 की पावर 26 ड्यूट्रॉन। तो आपको 6 इंटू 10 की पावर 26 ड्यूट्रॉन का फ्यूजन कराना है। तो ये आ जाएगा आपके पास 3.2 इंटू 3.2 डिवाइड बाई 2 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 26। तो बोलो कितना आ जाएगा ये? 9.6 इंटू 10 की पावर 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसको रफली 27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी बोल सकते हैं। 9.6 को लगभग 10 बोल देंगे अगर, तो 27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज आ जाएगी। क्लियर है? इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बोल दो बेटा, किसी भी तरह का कोई डाउट है उसमें किसी का तरह का तो बोल दो। नहीं है? चलो, तो न्यूक्लियर फिजिक्स आपका कंप्लीट हो रहा है। अब रेडियो एक्टिविटी, आज और अभी रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। बाद में नहीं करना, चलो वोट कर लेते हैं, वोट कर लेते हैं। नहीं, ऑप्शन तो देने दो पहले मेरे को। 1 मिनट बचा है, तो 1 मिनट में अपन हेडिंग लिख के थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन तो दे सकते हैं। चलो ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे हम लोग। और अगली क्लास में मॉडर्न रेडियो एक्टिविटी और एक्सरे, ये दोनों अगली क्लास में हो जाएंगे अपने। ठीक है? और फिर अगली क्लास में तो नहीं हो पाएगा, सेमीकंडक्टर हो सकता है वो भी जाए, आप पे डिपेंड करता है। ठीक है? तो मॉडर्न फिजिक्स अगली क्लास में तो फाइनली कंप्लीट हो जाएगी अपनी। फिर उसके अगली क्लास से सेमीकंडक्टर। ठीक है? अच्छा, टेस्ट का सिलेबस न्यूक्लियर फिजिक्स पूरा तक किसका था बेटा? ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स स्टार्टिंग से आ रहा है, मॉडर्न स्टार्टिंग से आज तक जहां तक पढ़ा दिया वहां तक।